मैं डॉक्टर जेकब थॉमस हूं और आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि वुमेन इन डायबिटीज़ के बारे में। लेकिन लेडीज़ को जब डायबिटीज़ होता है तो उसके क्या स्पेशल फीचर्स है। तो इन जनरल एक्चुअली लेडीज़ और मेन का जो डायबिटीज़ है उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। नंबर वन तो ये है कि जब मेरा MBBS था ऑलमोस्ट 27-28 ईयर्स अगो KEM हॉस्पिटल में, तब हम लोग बहुत कम लेडीज़ देखते थे जिनको डायबिटीज़ था, और जनरली वो प्रीपॉन्डरेंट मेन ही होता था जिनको डायबिटीज़ पेशेंट्स होते थे। बट ओवर द इयर्स अभी मैं देख रहा हूँ कि प्रैक्टिस में काफ़ी सारे लेडीज़ आ रहे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर, मेन एंड वुमेन का ऑलमोस्ट इक्वल नंबर है जो लेडीज़ आ रहे हैं जिनको डायबिटीज़ है। और दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि अगेन 20-30 इयर्स अगो हम लोग कम उम्र वाले डायबिटीज़ बहुत ही कम दिखते थे, यानी कि ऑलमोस्ट 50-60 में एक दिखते थे। अब तो ऑलमोस्ट एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे मैं कोई लेडी जिनका उम्र लाइक 20, 22, 24 ऐसे एज ग्रुप, माने कि 30 से कम वाले एज ग्रुप के काफ़ी सारे डायबिटिक पेशेंट्स हम देख रहे हैं। तो इसका प्रोबेबल रीजंस ये हो सकता है कि 30 इयर्स अगो शायद लेडीज़ चेकिंग कम करवाते थे, अभी चेकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। सेकेंड रीज़न इज़ ओबेसिटी, लेडीज़ में भी काफ़ी बढ़ गई है पहले से कंपेयर्ड। मोटापा जो है पहले से कंपेयर्ड बढ़ गया है। थर्ड रीज़न शायद ये हो सकता है कि पहले लेडीज़ थोड़ा कम बाहर जाते थे तो वो जो जंक फूड है उसको कम एक्सपोज होते थे, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स एंड शुगरी थिंग्स एंड स्वीट्स एंड ऑल। अभी उस तरह का मूवमेंट ज़्यादा है, लेडीज़ अभी ज़्यादा जब बाहर जाते हैं तो शायद जो जंक फूड है वो सब लेडीज़ भी मेन के जितना ही लेते हैं, और वो भी एक कारण होगा कि लेडीज़ को कम उम्र में डायबिटीज़ होता है। थर्ड पॉइंट जो बहुत ही स्ट्राइकिंग है कि वो ये है कि यंगर एज ग्रुप को भी आजकल एकदम माइल्ड डायबिटीज़ नहीं होता है, उनको भी मॉडरेट टू सीवियर डायबिटीज़ हो जाता है। कई बार हम लोग सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमको कुछ एडिशनल मेडिसिन लगता है, और कई बार तो डबल मेडिसिन या ट्रिपल मेडिसिन भी लगता है। तो ये सब चीज़ों को हमको बहुत ध्यान रखना होगा, बिकॉज इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है और लेडीज़ में भी बहुत बढ़ रही है। फोर्थ एक स्पेशल ग्रुप ऑफ डायबिटीज़ होता है लेडीज़ में जिसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, और ये होता है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ जिसको GDM कहते हैं। और ये GDM जो है वो जो है प्रेगनेंसी में होता है, और वो प्रेगनेंसी में जब वज़न बढ़ने लगता है तो लेडीज़ को डायबिटीज़ होने लगता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ता है वो डायबिटीज़ बढ़ते जाता है, और प्रेगनेंसी जब हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, तब पे लेडीज़ का जो है 10 से 15 किलो वज़न इमीडिएटली घट जाती है और वो शुगर्स नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो लेडी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेंडेंसी है, उसकी डिलीवरी जब हो जाती है तो शुगर तो नॉर्मल होता है, लेकिन डायबिटीज़ की जो टेंडेंसी है वो नॉर्मल नहीं होता है। कुछ समय बाद वो डायबिटीज़ वापस आ सकता है, खासकर कि अगर लैक्टेशन या जब लेडी जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या उसके बाद अगर उसका वज़न बढ़ गया तो ये डायबिटीज़ फिर से आ सकती है। तो ये एक स्पेशल ग्रुप है जो वुमेन विद डायबिटीज़ में होता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जनरली व्हेन अ लेडी इज़ इन अ मेनोपॉजल स्टेट, मतलब प्री मेनोपॉजल स्टेट, मतलब उनका जो मासी है वो चालू है, मंथली साइकिल्स चालू है, मेंसेस चालू है, तो उनमें जो फीमेल हार्मोन्स होता है वो उसका प्रमाण काफ़ी अच्छा होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और कुछ अलग हार्मोन्स होते हैं, LH, FSH, इस तरह के हार्मोन्स होते हैं। और ये हार्मोन्स बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है, ये हार्मोन लेडी को बहुत सारे बीमारियों से बचाता है।
और बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो तो वो बीमारी तक नहीं जाती है, कॉम्प्लिकेशन तक नहीं जाती है। फॉर एग्जांपल एक प्री मेनोपॉजल लेडी जिनकी एमसी चालू है, उनको प्रैक्टिकली कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता है। और इस वजह से जो लेडीज है जिनको डायबिटीज़ होता है, उनको मेनोपॉज तक कॉम्प्लिकेशंस ऑल्दो होती है, थोड़ा कम होता है। मतलब उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होता है, लकवा होने के चांसेस कम होता है। बट दिस इज़ गुड, बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि काफ़ी सारे जो लेडीज़ है वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। उनको लगता है कि मेरा शुगर हाई है लेकिन मुझे फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और ये जो फॉल्स कॉन्फिडेंस के वजह से दे जनरली इग्नोर देमसेल्व्स। अपने शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल रखने की जो मोटिवेशन है वो लेवल कम होती है, और उस वजह से शुगर्स काफ़ी ऐसे लेडीज़ का हाई रहेगा। वो वेट लॉस करने के लिए भी रेडी नहीं होता है काफ़ी बार। तो उस वजह से जैसे ही लेकिन मेनोपॉज हो जाती है, और इंडियंस में बिटवीन 38 to 50 इयर्स मेनोपॉज हो जाता है। इंडियंस में कंपेयर टू यूरोपियन पॉपुलेशन मेनोपॉज थोड़ा जल्दी हो जाता है, जनरली बिटवीन 40 to 45, 46 इयर्स एज। किसी किसी को तो 38 इयर्स में ही मेनोपॉजल के सिम्टम्स चालू हो जाता है, और कुछ लकी लोगों को आफ्टर 50 होता है। बट जैसे ही ये मेनोपॉज सेट इन होती है, तब ये जो प्रोटेक्शन है, फीमेल हार्मोन्स की जो प्रोटेक्शन है, वो पूरी तरह से चला जाता है। वो मतलब लेडीज आर नॉट प्रोटेक्टेड, और उनकी जो इंसिडेंस ऑफ बीमारियां है वो मेल जितना ही हो जाता है। जितने मेल्स को हार्ट अटैक होगा 50s में, उतने ही फीमेल्स को होगा, क्योंकि उनको जो फीमेल हार्मोन प्रोटेक्शन है वो चला गया होता है। और जब एक लेडी को हाई डायबिटीज़ है, मानो 45, 48 तक, जब तक मेनोपॉज होता है तब तक उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भी जैसे ही उनका मेनोपॉज हो जाएगा, प्रोटेक्शन जब निकल जाएगी, उनको तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। सो अ फीमेल, अ लेडी हैज़ टू कीप इन माइंड कि अगर उसको डायबिटीज़ है तो मेनोपॉज होने के पहले उनको अपना बॉडी स्टेटस एकदम ही फिट रखना है। अगर वो एकदम फिट रखे अपने बॉडी को, तो उसको पोस्ट मेनोपॉज भी सालों साल, या इवन 10 साल, 20 साल, 30 साल पोस्ट मेनोपॉज भी उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। सो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड देन अगेन और एक 6th इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मेन से थोड़ा डिफरेंट है, वो है जो जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस, यानी कि जो पेशाब में यूरिन इन्फेक्शन होना या वेजाइनल इन्फेक्शन होना, ये लेडीज़ में थोड़ा ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू मैन विद डायबिटीज़। और इसका रीज़न ये होता है कि फीमेल यूरिथ्रा जो होता है, जो पेशाब की नली होती है, वो बहुत छोटा होता है, और इसीलिए बाहर से, यानी कि जो प्राइवेट पार्ट की जो एरिया है, वहाँ से बैक्टीरिया ईजिली अंदर घुस सकता है। और अगर ब्लड शुगर हाई हो, वो बैक्टीरिया को भी शुगर खाने को ज़रूरत होता है, और अगर यूरिन में काफ़ी बैक्टीरिया हो तो उसको यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए एक लेडी को चाहिए कि उनका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रखे। 180 से अगर ब्लड शुगर ज़्यादा हो तो वो यूरिन में जाने लगता है, और अगर यूरिन में जाने लगे तो उनको यूरिन इन्फेक्शन की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। अब हम डायबिटीज़ को हम किस तरह देखेंगे? तो लोगों को, आई मीन, हाउ विल यू व्यू डायबिटीज़? लोगों को डायबिटीज़ के बारे में इतना मालूम है कि ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है, बट डायबिटीज़ इज़ नॉट ओनली। सो हाउ विल यू व्यू डायबिटीज़? डायबिटीज़ को किस तरह से आप देखोगे? तो सबसे कॉमन जो सबको पता है वो है कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाता है। तो नॉर्मल जो रेंज है वो है 70 to 140। ओके, फास्टिंग हो या पोस्ट लंच हो, वो 70 और 140 के बीच में होना चाहिए। जनरली फास्टिंग का वैल्यू 70 to 110 के बीच में ऐसे स्टैंडर्डाइज किया गया है, और जो पोस्ट लंच है वो मानो 70 to 140, मैक्सिमम 140 के नीचे होना चाहिए। तो ये है नॉर्मल रेंज। और इसके साथ एक और टेस्ट है जिसको हम HbA1c
या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं या ग्लाइको HB बोलते हैं। और ये जो है इसका वैल्यू अगर 4 से 5.5 या एक्चुअली 5.6 4 to 5.6 के बीच में है तो वो नॉन डायबिटिक है। 5.7 से 6.4 प्री डायबिटीज़ होता है, यानी कि फुल ब्लोन डायबिटीज़ होने के पहले, और 6.5 के ऊपर डायबिटीज़ होता है। किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो हम 6 से 7 के बीच में HbA1c लाने को देखते हैं। 7 से 8 इज़ लाइक ओके कंट्रोल, फेयर कंट्रोल, ऑल्दो इट इज़ नॉट गुड, वी शुड ट्राई टू कीप इट बिलो 7। और अगर 8 के ऊपर हो तो पुअर कंट्रोल, एंड अबाउट 9 और 10 इज़ वेरी पुअर, वेरी बैड कंट्रोल। तो इस तरह शुगर्स के वैल्यू है। तो एक नज़रिया है देखने का कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर हाई हो जाता है, तो उसको इलाज है कि हम ब्लड शुगर को 80 to 150 के बीच में लेके आके रखें। दैट इज़ द बेस्ट। 80 और 150 के बीच में रखना। अगर वो फास्टिंग हो, पोस्ट लंच हो, या रैंडम शुगर रीडिंग्स हो जो आप दिन में कभी भी ले, तो भी उसको 80 और 150 के बीच में रखना चाहिए। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। दूसरा है कि 80 to 180 के बीच में रखो तो ओके है, एक्सेप्टेबल है, यानी कि 180 के नीचे। 180 के ऊपर ज़्यादा जाने लगे या फिर 70 के नीचे आने लगे तो हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर हो जाता है। और अगर 180 के ऊपर जाए तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और उससे लॉन्ग टर्म डैमेजेस होता है। और अगर लो शुगर हो यानी कि 70 के नीचे जाए तो लो शुगर की प्रॉब्लम्स, यानी कि चक्कर आना, पसीना छूटना, पेट में आग लगना, बहुत भूख लगना, एकदम कमज़ोरी लगना, वीकनेस लगना, और अगर ज़्यादा ही कम हो जाए यानी कि 40 या 30 के नीचे तो ड्राउजीनेस होना या बेहोशी भी होना, सीवियर स्वेटिंग होना, मेंटल चेंजेस, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन होना, ये सब होने लगता है। तो ये है बेसिक व्यू ऑफ डायबिटीज़, दैट इज़ ब्लड शुगर इसमें हाई होता है। बेसिकली ब्लड शुगर की रेगुलेशन खराब हो जाता है, यानी कि जिस तरह ब्लड शुगर हाई हो उसी तरह कई सिचुएशन में ब्लड शुगर एकदम लो भी हो जाता है। बॉडी में एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है जिसके वजह से ब्लड शुगर को 70 to 140 के बीच में ही रखा जाता है। एक नॉन डायबिटिक हो जो अगर बहुत सारे मिठाइयाँ भी खाए, 10 गुलाब जामुन भी खाए, तो बॉडी इस तरह से वो इंसुलिन सिक्रीट करेगा कि शुगर को 140 के ऊपर जाने ही नहीं देगा। जिसको प्री डायबिटीज़ वाली टेंडेंसी है उसको थोड़ी सी ज़्यादा स्वीट्स खाए तब ही शुगर थोड़ा हाई होगा, नहीं तो बाकी के टाइम में ऑलमोस्ट नॉर्मल रहेगा। ये प्री डायबिटीज़ में है। या डायबिटिक पेशेंट ने अगर थोड़ा भी स्वीट्स खा लिया या जो भी चीज़ है जिसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है, यानी कि गेहूँ, चावल, दूध, साबूदाना या शक्कर, ये सब आइटम्स अगर लिया तो वो थोड़ा भी खाने से उनका ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ जाता है। हालांकि बाद में अगर उसकी इंसुलिन रिजर्व्स हो बॉडी में तो थोड़ा सा शुगर वापस नॉर्मलाइज भी हो जाता है। तो दैट इज़ वन व्यू ऑफ डायबिटीज़। दूसरा व्यू ये है कि डायबिटीज़ में बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाती है। हमारे पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होता है और ये बीटा सेल्स टेल ऑफ पैनक्रियाज में होती है और ये बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती है और ये बीटा सेल्स एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी एग्जैक्ट रीजंस वी डोंट नो, बट जेनेटिक रीजंस होता है और कुछ एनवायरमेंटल रीजंस होते हैं। बहुत सारे थियरीज है उसके पीछे, बट बेसिकली बैड हैबिट्स इन टर्म्स ऑफ डाइट और बैड लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोटापा, पेट का मोटापा, चर्बी का प्रमाण ज़्यादा होना, ये सब चीज़ों से ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है जो इंसुलिन बनाती है। और जब ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो जो बचा है इंसुलिन वो ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं रख पाता है और इसके वजह से ब्लड शुगर हाई हो जाता है। सो दिस इज द सेकेंड व्यू, दैट इज इंसुलिन डेफिशिएंसी, यानी कि इंसुलिन कम होना। ये बात ध्यान रहे कि जिसका पहली बार अगर एक रीडिंग आया है ज़्यादा, मतलब 110 फास्टिंग की अपर लिमिट है, अगर पहली बार 120, 115 या 125 ब्लड शुगर पहली बार किसी ने देख लिया
उसका मतलब ये होता है कि 80% उनके जो बीटा सेल्स है वो परमानेंटली डैमेज हो चुका है। तो फर्स्ट टाइम जब आपकी डायग्नोसिस होती है कि आपको डायबिटीज़ है, उसी समय में 80% बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए जो भी आप मीडिया में हाइप देखते रहते हो कि डायबिटीज़ रिवर्ट हो जाएगा पूरी तरह से, वो एक्चुअली हो नहीं सकता है, बिकॉज द बीटा सेल्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, डेड हो चुकी है 80% ऑफ देम। हमारा काम होता है कि जो बाकी के जो 20% है उसको बचा के रखो, और अगर अच्छी तरह डाइट करे, अच्छी तरह एक्सरसाइज करे, तो माइल्ड एंड समटाइम्स जो मॉडरेट डायबिटिक्स है उसका शुगर इतना नॉर्मल हो जाएगा कि गोलियां बंद हो सकती है, लेकिन डायबिटीज नहीं जाने वाला है। गोलियां बंद हो सकती है, ब्लड शुगर नॉर्मल आ सकता है, लेकिन कल के अगर डाइट खराब हो गया या वजन बढ़ गया तो ये शुगर वापस से बढ़ सकता है और डायबिटीज वापस शुरू हो सकती है। तो ये बात याद रहे कि रेमिशन यानी कि टेम्पररीली डायबिटीज का थम जाना, इतना थम जाना कि गोली की जरूरत नहीं पड़ेगा, दैट इज पॉसिबल। लेकिन टोटल रिवर्सल मतलब डायबिटीज इस तरह से चला गया, आज किसी का डायबिटीज इस तरह से चला गया कि कल वो जाके लड्डू पेड़ा चावल रोटी जो मर्जी खा ले, वो एक्चुअली नहीं होता है। और ये आपको याद रखना चाहिए कि इंसुलिन डेफिशिएंसी मींस बीटा सेल्स कम हो चुका है, और 80% बीटा सेल्स तो डायग्नोसिस के टाइम में ही कम होता है, और जैसे जैसे टाइम जाएगा वो बीटा सेल्स और कम होते जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। द थर्ड व्यू इज दैट द इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन के होने के बावजूद भी इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि बॉडी में थोड़ा इंसुलिन है, अगर आपने इंसुलिन लेवल्स टेस्ट किया तो आपको नॉर्मल, लो या हाई मिलेगा। काफ़ी बार तो डायबिटीज़ में आपको नॉर्मल या हाई वैल्यूज़ मिलता है। तो जो बचा कुचा बीटा सेल्स है वो ओवर प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। इट डजंट मीन कि इंसुलिन सेल्स आपके पास बहुत ज़्यादा है। अगर इंसुलिन लेवल्स हाई है किसी डायबिटिक में, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत सेल्स के वजह से हाई है। इसका मतलब ये है कि जो बचा हुआ जो 10, 15, 20% बीटा सेल्स है वो ओवरवर्क कर रही है, और किसी तरह वो इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ा के शुगर को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ कभी जाता है या खराब कभी होता है। तो अगर कोई ओवरवेट हो, मोटा हो, या फिर जिसको चर्बी का प्रमाण ज़्यादा हो, फैट मास बहुत ज़्यादा हो, मसल मास बहुत कम हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहा हो, या फिर फॉल्टी डाइट, बहुत ही हाई शुगरी थिंग्स या हाई ग्लाइसीमिक फूड्स जो है वो अगर बहुत ले रहा हो, तो उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो जाहिर है आप को अभी समझ में आ रहेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कैसे करना चाहिए। तो यस, वजन कम करो, वेट लॉस, पेट का मोटापा कम करो, फैट मास रिडक्शन, चर्बी का प्रमाण बॉडी में कम करो, मसल मास यानी कि मांसपेशी बढ़ाओ एक्सरसाइज करके, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करके मांसपेशी बढ़ाने से जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। यानी कि जितना इंसुलिन है आपके बॉडी में वो बेटर काम करेगा और वो शुगर कंट्रोल करने में थोड़ा सक्सेसफुल होगा। एंड अगर वो ऐसा हुआ तो आपकी मेडिसिन डोज शायद कम होते जाएगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना चाहिए आपके बॉडी में। तो हम दो चीज़ एम करते हैं, एक तो है कि बीटा सेल्स को बचा के रखो, और दूसरा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने की कोशिश करो, और तीसरा ऑफ कोर्स यानी कि सबसे पहली बात यह है कि ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज रखो। तो दिस 3 एम्स यू अंडरस्टूड कि क्या होता है। लेकिन देयर इज वन मोर व्यू, एक व्यू है डायबिटीज क्या है, और वो है डायबिटीज एक माइक्रो वेसल डिजीज है। यानी कि छोटी छोटी जो नसें हैं बॉडी में, माइक्रो वेसल्स जिसको कहते हैं, वो चोकअप हो जाता है, माइक्रो वेसल ब्लॉकेज होने लगता है, माइक्रो वेसल एंजियोपैथी बोलता है उसको, डायबिटीज में होती है। तो ये डायबिटीज बढ़ के कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज
और बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है बॉडी के अंदर, ऑक्सीडाइजिंग रेडिकल्स इसको बोलते हैं, वो सब जमता है और ये सब मिलके ये छोटी छोटी नसों को चोकअप कर देता है, एंड दैट इज कॉल्ड माइक्रो वेसल ब्लॉकेजेस। एंड अब अगर ये ब्लॉकेजेस ब्रेन में हो, ये फुल बॉडी में होता है इस तरह के ब्लॉकेजेस, अगर ये ब्रेन में हो, ब्रेन की छोटी छोटी नसें चोकअप हो जाए तो डिमेंशिया यानी कि याददाश्त कम होना ये हो सकता है। कभी कभी एक बड़ा वेसल चोकअप हो जाएगा और लकवा यानी कि स्ट्रोक, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट ये हो जाता है। अगर ये आंख में हो, आंख की छोटी छोटी जो नसें हैं ये अगर चोकअप हो जाए तो होता है डायबिटिक रेटाइनोपैथी, तो रेटाइना खराब हो जाता है, दैट इज द सेकेंड कॉम्प्लिकेशन। अगर यही प्रॉब्लम हार्ट की नसों में हो तो हार्ट की नसें जब चोकअप हो जाती है तो हार्ट अटैक या हार्ट की पंपिंग फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर ये होने लगता है। अगर ये किडनी में हो तो किडनी खराब होने लगती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी उसको बोलते हैं। और अगर ये पैरों के नसें में होने लगे तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नर्व डैमेज हो जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। और जो ब्लड फ्लो कम हो जाती है उसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज ये होने लगता है। यही प्रॉब्लम मसल्स में होगा, लिगामेंट्स में होगी। अगर मसल्स में होगा तो मांसपेशी जो है वो कम होने लगता है, मसल मास श्रिंकिंग होने लगता है डायबिटीज में, और जो चर्बी का प्रमाण है वो ज़्यादा ही रह जाता है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज है बॉडी में वो फैट में ही कन्वर्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। तो इसके लिए जब डायबिटीज में शुगर हाई रहता है तो जो मसल मास है वो कम होने लगता है, लेकिन जो फैट प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा ही रहता है। नाउ हैविंग अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स, आपको पता चला होगा कि इलाज में हमको क्या करना चाहिए। नंबर 1 ऑफ कोर्स ब्लड शुगर कंट्रोल रखना चाहिए, जिसके लिए डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन। डाइट के बारे में बहुत कुछ है जो अन्य जो लेक्चर्स में या वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है। एक्सरसाइज की भी अलग से एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो। और जो मेडिकेशन है वही एक डॉक्टर का काम होता है, डाइट और एक्सरसाइज ये पेशेंट का काम होता है। तो डायबिटीज में ऑलमोस्ट 60% पेशेंट का काम होता है। जितना अच्छा डाइट और एक्सरसाइज करे उतना कम मेडिसिन लगेगा। अगर बहुत ही अच्छा डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन के साथ अगर वेट लॉस, पेट लॉस, फैट मास लॉस, मसल मास गेन ये सब अचीव करे तो कभी कभी गोली बंद हो सकती है, जिसको रेमिशन कहते हैं। और काफ़ी बार गोली का प्रमाण कम ज़रूर होता है। तो दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी ट्रीटमेंट, दैट इज कि हमको ब्लड शुगर्स को कंट्रोल रखना है डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन के साथ। बट इसके साथ हमको आइडेंटिफाई करना है कि डायबिटीज ने बॉडी में और क्या क्या डैमेजेस किया है। क्या उसको डिमेंशिया है, रेटाइनोपैथी है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, या एकदम अर्ली साइंस ऑफ किडनी फेलियर है, पैर के नसें चोकअप हो गया है, न्यूरोपैथी है, या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है। तो मसल मास वीकनेस है क्या, मायोपैथी जिसको कहते हैं, मसल कमजोर हो गया है, फ्रोजन शोल्डर है क्या, लिगामेंट्स ठीक है क्या, स्किन हेल्थ ठीक है क्या, चमड़ी में भी खून का प्रमाण कम जाती है माइक्रोवेसल डिजीज के वजह से, स्किन ब्लड फ्लो कम होती है और इसके लिए स्किन कमज़ोर होता है। स्किन कमज़ोर होता है तो स्किन इन्फेक्शंस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है डायबिटीज़ में। सो दैट इज़ अनदर कॉम्प्लिकेशन। तो ये सब हमको आइडेंटिफाई करना है, दैट इज़ डायबिटीज़ ने बॉडी में क्या क्या डैमेजेस किया, और वो सारे डैमेजेस को हमको एक एक करके देख के हमको उसको ठीक करना है। सो इन अ नटशेल दिस इज ऑल अबाउट डायबिटीज, एंड दिस इज समथिंग अबाउट डायबिटीज इन वुमेन। तो वुमेन के जो सेलियंट पॉइंट्स है वो आप याद रखें। दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग है कि उसको जो है डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन करके, वेट लॉस करके अपना शुगर मॉनिटरिंग भी करो और शुगर को कंट्रोल रखो, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको ठीक करो, और ये सब अच्छी तरह से रेगुलरली करके सालों साल एंड डिकेड्स तक 10 साल, 20 साल, 30 साल आगे शुगर को कंट्रोल रख के डायबिटीज के कोई भी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करो या पोस्टपोन करो। थैंक यू।